insurance is nothing less than tax terrorism. The Constitution enshrines the right to life, and here this government is putting 18% tax on something like that is nothing less than shameful. और सर हर तरफ से जो गरीब होता है, जो छोटा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसी के साथ पक्षपात किया गया है। आज कॉर्पोरेट टैक्स में उनको तो सिर्फ 25% टैक्स देना होता है, लेकिन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को 30% देना होता है। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कौन करता है? जो थोड़ा सा पैसा जमा करके अपनी किसी रिश्तेदार के साथ कंपनी बना के दोस्त मित्र के साथ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप करता है, तो उसको 30% टैक्स देना होता है। सो मेरी पहली डिमांड है कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की खाई बढ़ाइए नहीं, बल्कि छोटों वालों को आप इंकरेज करिए, और कॉर्पोरेट टैक्स से 30% हो सकता है तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को भी आप 20% करके इंकरेज करिए। इसी तरह से मैं कहूंगी एमएसएमई इंडस्ट्री, सबसे छोटे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है, आज इनको इंकरेज करने की जरूरत है। अभी आप पंजाब की अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर को सुन रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 7 अगस्त को लोकसभा में हरसिमरत कौर फाइनेंस बिल पर मोदी सरकार और एनडीए सरकार पर जमकर बरसी, तो वहीं वित्त मंत्री पर भी विभिन्न सवाल खड़ा की। तो वहीं भटिंडा से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंची हरसिमरत कौर, जो कि अकाली दल पार्टी की ये सांसद हैं। आइए 7 अगस्त को फाइनेंस बिल पर क्या बोली हरसिमरत कौर, आइए सुनते हैं। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी। शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगी कि इसके फाइनेंस बिल का नाम बदल के टैक्स ट्रैप बिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक जाल है विच ट्रैप्स एवरीबडी इन इट। If you earn money, you pay tax. If you spend money, you pay tax. If you save money, you pay tax. If you invest money, you pay tax. If you pay tax also, you have to pay tax in the form of a cess or something. जो अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, विकलांग हो, हर एक को इस टैक्स के जाल में जब फंसा लिया है, तो why should it be called finance bill? It should be called the tax trap bill, which traps 140 crore people and does not spare anyone, whether they are poor or they rich. But yes, this bill is definitely very kind to the corporates. Foreign corporate companies, their tax has been reduced from 45 to 35%. But the angel tax which used to be given to startups and all has all been finished. The budget which lowered in 2019, even domestic businesses and corporate tax for domestic was also lowered in 2019, लेकिन 10 साल बाद सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए। तो क्या बात है कि 10 साल बाद सरकार का प्यार अपनों के साथ नहीं लेकिन विदेशियों के साथ बढ़ गया है। ये बहुत दुख की बात है। And I will also say that taxing life and health insurance is nothing less than tax terrorism. The Constitution enshrines the right to life, and here this government is putting 18% tax on something like that is nothing less than shameful. और सर हर तरफ से जो गरीब होता है, जो छोटा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसी के साथ पक्षपात किया गया है। आज कॉर्पोरेट टैक्स में उनको तो सिर्फ 25% टैक्स देना होता है, लेकिन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को 30% देना होता है। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कौन करता है? जो थोड़ा सा पैसा जमा करके अपनी किसी रिश्तेदार के साथ कंपनी बना के दोस्त मित्र के साथ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप करता है, तो उसको 30% टैक्स देना होता है। सो मेरी पहली डिमांड है कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की खाई बढ़ाइए नहीं, बल्कि छोटों वालों को आप इंकरेज करिए, और कॉर्पोरेट टैक्स से 30% हो सकता है तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को भी आप 20% करके इंकरेज करिए। इसी तरह से मैं कहूंगी एमएसएमई इंडस्ट्री, सबसे छोटे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है, आज इनको इंकरेज करने की जरूरत है। और इनको इंकरेज तो क्या किया जा रहा है? ये 43B जो आपका ये जो क्लॉज 43B था, जो मैंने पहले भी कहा कि वित्त मंत्री ने जाके लुधियाने में हमारे इंडस्ट्री को अश्योर किया था कि ये क्लॉज मैं हटा दूंगी, लेकिन आज हटाया नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं ये एमएसएमई के फेवर में। एमएसएमई के फेवर में कैसे? जो एमएसएमई को 15 दिन में पैसे देने हैं और 15 दिन में ना दिए तो आपके सारे टैक्स इंसेंटिव्स खत्म हो जाते हैं, तो लोगों ने छोटों वालों से लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि 15 दिन की जगह दूसरे वाले से तो 45 दिन में पेमेंट करनी होती है, तो 45 वाले से बड़ी कंपनियों से लेने लगे और छोटे छोटे सारे खत्म हो रहे हैं। सो दिस इज टोटली एंटी एमएसएमई। सो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट ने जो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स किया है, देन देयर शुड बी फ्रेट इक्वलाइजेशन। अब स्टील जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं वहां से जो आसपास के जो राज्य हैं उनको सस्ती रेट पे मिलता है, लेकिन पंजाब जो लैंडलॉक्ड है, पोर्ट से दूर है, मैन्युफैक्चरिंग से दूर है, वही स्टील जब हमें खरीद रहा है तो वो महंगा पड़ता है, जिस करके हमारे उस चीज से बनने वाली चीजें वाइबल नहीं होती, सो कंपेटिटिव नहीं रहती, जिस करके फ्रेट इक्वलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल कम टू द बाइसिकल इंडस्ट्री। आज सर हमारे देश में गरीब से गरीब जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? या वो पैदल चलता है क्योंकि वो बस की 10 रुपए की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है, या 4 पैसे इकट्ठे करके साइकिल में जाता है।
India happens to be the second largest manufacturer of bicycle and bicycle parts. And such 40 saal pehle, India and China were at par. But today, where India produces only 2.8 crore cycles, China produces 32 crore bicycles every year. Why this difference in 40 years? Because the technology has been upgraded in China, and instead of encouraging this industry, which is a poor man's mode of transport, which is totally environment friendly, और गरीब से गरीब को इसको मदद करने के बजाय, there is no fund for technology upgradation for the Indian industry. There is no microfinancing कि ये pollution free mode of transport जो गरीब के लिए इसको कोई microfinancing करे. More than 30 crore people जो गरीब चौकीदार का काम करता है दुकान में, वो पैदल चल के जाता है क्योंकि बस का 10 रुपए का भाड़ा नहीं भर सकता. उसको आप साइकिल को सस्ता करें ताकि वो बेचारा भी रह सके. And some micro MSME industry के साथ there has been such a bias that the credit linked capital subsidy scheme, which has been increased, which we used to get 15 lakhs, you used to get back if you had a 1 crore limit and you took a bank loan to upgrade your machinery. But now they have increased the limit to 5 crores, but they have taken back the subsidy, which means that now the government is saying that no subsidy, but the limit can be 5 crores, you can take a loan. But the subsidy was very important for the MSME to be able to upgrade the machinery. Same way, sir, I would also say that while this machinery, this is one scheme, the other one was, so the PLI scheme also favors people who have 200 crore turnover. What happens to the MSME? Why is MSME not included in the PLI scheme? So there was a scheme also for small MSME that government listed fares abroad. If you were a woman entrepreneur, you got on your ticket, you got 80% subsidy. If you were small micro, you got 85-90% subsidy. Government has disbanded that scheme. These people used to go to these fairs and get good technology with which they used to upgrade their products. Now it's been disbanded. They say go put up a fair, or put up a stall which costs 45 lakhs. So all MSME can put up 45 lakhs ke stall. So I would request that to encourage the knowledge sharing and also to technology transfer, please encourage and bring back this CLI ICS scheme. So my next point is on agriculture machinery. It is very unfortunate that tax rationalization has not been done on agriculture and their machinery and their implements. 1.4 billion people are fed by those farmers who toil day and night. So आपने ना तो आमदन दुगनी करी 2022 में, ना इनको MSP दिया, लीगल गारंटी जो आपने प्रॉमिस किया था, ना इस बजट में किसानों के लिए कुछ है. तो कम से कम जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, which is 18 and 28%, their output they can only get 12% GST, but the input is 18 and 28. I request that this be rationalized, if not removed, which is very important to encourage the farmers. Sir, lastly, I would like to, last point, sir, I would like to talk about Punjab's debt trap, where in the last 8 years, Punjab has been pushed into such a financial debt trap that अपना हमारा लोन जो 3.25 लाख करोड़ होता था 2022 में, आज 4.25 लाख करोड़ हो गया है. At state's debt to GSDP ratio 47.6%, we are second highest in the country. So our industry, which used to contribute to the GDP of the state at 28.5% in 2012, has come down to 25.5%, loss of 3% because of mismanagement of the Congress and Aam Aadmi, and on the second hand, BJP giving tax concessions to all our neighboring states, and our industries have all run out of Punjab. Due to deindustrialization, the farmer is already in distress with high farmer suicide, which has led to such high unemployment that Punjab's unemployment rate, just 1 minute, sir. Punjab's unemployment rate is double that of the nation. So I would request, sir, that our state is the only one that does not have its capital. The capital is a hub from which funds are collected. Chandigarh be given to us, and since 1970, where we haven't got our capital, all the money that has been collected by the central government be given to Punjab and compensated. Our borders, the Wagah border and the Hussainiwala border be open for trade. Thank so you. that our industry, our farmers and our youth can all prosper in Punjab. This I request. Thank you.